हाय दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आईआर पार्ट सेकंड। और यदि आप हमारे आईआर का पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके वहां से देख सकते हैं। तो आईआर पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ। विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में यूरोपीय प्रभुत्व का अंत, यहीं से शुरू होता है हमारा विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ। यूरोपियन प्रभुत्व का अंत सन 1942 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के काल को विश्व के इतिहास का यूरोपियन काल कहा जाता है। उस समय जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस की गणना महान शक्तियों में की जाती थी, किंतु विश्व युद्ध ने यूरोपियन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और युद्ध की समाप्ति के बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस आदि राष्ट्र द्वितीय श्रेणी की महाशक्तियां बनकर रह गई और विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में आ गया। और यहीं से जब इन दोनों के हाथों में आया तब यहीं से परमाणु युगों का सूत्रपात हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुयान B-29 ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम डाला। अणुबम के विस्फोट से हिरोशिमा में 90% इमारतें नष्ट हो गईं, लगभग 7,50,000 मनुष्य मारे गए। इस महासंहार के साथ परमाणु युगों का सूत्रपात हुआ और विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि और शक्ति के कारण मनुष्यों की आदि मानुषी शक्ति मिल गई है। अल्बर्ट स्विट्जर ने 1945 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते समय कहा था कि मानव अणु शक्ति के कारण अतिमानुषी बन गया है, परंतु उसकी बुद्धि उस अतिमानुषी मन तक उन्नति नहीं हुई जिस मान तक उसने शक्ति प्राप्त की है। इस पे अनेक विचारकों का कहना है, जैसे मैक्स लर्नर हो गए। मैक्स लर्नर ने कहा कि आज के युगों को अतिमारकता का युग कहा गया, किसे? परमाणु युगों को। कार्ल जैस्पर्स ने इस आधुनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय जीवन का नया तथ्य कहकर पुकारा और इसमें E.H. कार का मत है कि परमाणु हथियारों की भयानकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है। और परमाणु युग के सूत्रपात के बाद साम्यवाद का भी विस्तार होता रहा। साम्यवाद के विस्तार में इटली तथा जर्मनी साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे, परंतु उसकी पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने इतनी क्षमता नहीं रही कि वह समाजवाद को पूर्वी यूरोप अथवा एशिया में रोक सके। ज्यों-ज्यों जर्मनी मोर्चे पर रहता त्यों-त्यों पूर्वी यूरोप में साम्यवाद घुसता गया। चीन में साम्यवादियों ने चांग काई शेक के विरुद्ध संघर्ष की गति बढ़ाई एवं उसने पराजित कर चीन में साम्यवाद सरकार की स्थापना की गई और इस प्रकार पूर्वी एशिया के देशों में साम्यवाद और जनतंत्र के बीच संघर्ष छिड़ा और कालांतर में विश्व शांति भयानक चुनौती बनी और साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई अवधारणा का विकास हुआ। नई अवधारणा का विकास कहाँ हुआ हम पढ़ेंगे आगे। और यहीं से विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास और यहीं से युद्धों का विकास होना शुरू हुआ। द्वितीय महायुद्ध इतना व्यापक और प्रभावकारी था कि इसके अंत के साथ ही विश्व इतिहास के युगों का अंत हो गया और एक नए युग का सूत्रपात हुआ। और हम साम्यवाद का विस्तार से वर्णन इसका हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आने वाले पार्ट में। वहाँ पे हम साम्यवाद का विस्तार से वर्णन करेंगे और पढ़ेंगे उसे। संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय। पोस्ट वार इंटरनेशनल डेवलपमेंट में सबसे पहला योगदान रहा संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। महायुद्ध के पूर्व एक शक्ति संपन्न राष्ट्र तो था, किंतु महाशक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं था। यूरोपीय मामलों में अमेरिका पर्याप्त रुचि लेने लगा। पश्चिमी यूरोप संभावित सोवियत आक्रमण से रक्षा के लिए उसने नाटो की स्थापना की और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उसने सीटो संधि की और वह सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ विद्रोह सदस्य का नेता बन गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने विदेश नीति के उत्तरदायित्वों की वृद्धि इन शब्दों में घोषित की थी कि जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य होगा वह अमेरिका के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नेक्स्ट, सोवियत संघ का महाशक्ति के रूप में उदय। जब अमेरिका का सोवियत संघ के रूप में उदय हुआ तो साथ साथ सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में भी उदय हो रहा था। महायुद्ध के पश्चात सोवियत संघ ने एक और सोवियत क्रांति के प्रचार हेतु उग्र नीति अपनाई तथा दूसरी ओर पश्चिमी प्रभाव से पूर्वी यूरोप में साम्यवाद देशों को बचाने के लिए लौह आवरण की नीति का आश्रय लिया। तब सोवियत संघ का नारा था कि हम ऐसे युगों में रह रहे हैं जिसमें सब सड़कें साम्यवाद की ओर ले जाने वाली है। और इसमें जॉन रॉल्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 विशेषताएं बताई है। कौन कौन सी? पहला, दृढ़ द्विध्रुवीय, तीसरा आणविक शस्त्रों का आविष्कार और तीसरा भूतपूर्व वैचारिक प्रतिस्पर्धा। इनके बाद भी जब इनमें परमाणु युगों का सूत्रपात हो, साथ साथ एशिया का उदय एवं पुनरुत्थान भी हो रहा था। एशिया का विद्रोह द्वितीय महायुद्ध के बाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। मैकमोहन बाल के अनुसार यह एक विद्रोह 3 मुख्य शक्तियों का उपज है। पहला, यह विदेश राजनीतिक नियंत्रण के विरुद्ध उपनिवेशवाद के विरुद्ध विद्रोह है। यह उन शक्तियों द्वारा एक सामाजिक और आर्थिक विद्रोह है। और तीसरा, यह उपयुक्त नाम के अभाव में एक जातीय विद्रोह कहा जाता है। एक दृढ़ निश्चय है कि एशिया के भाग का निर्माण एशियन के विरुद्ध किया गया, यूरोपियन के द्वारा नहीं। पूर्व में नवीन राष्ट्र स्वयं में साध्य होंगे। मैकमोहन बाल के अनुसार यह विद्रोह 3 मुख्य शक्तियों का उपज है। कौन कौन सा? यह विदेशीय राजनीतिक नियंत्रणों के विरुद्ध उपनिवेशवाद के विरुद्ध विद्रोह है। और उसका नेक्स्ट, यह उन व्यक्तियों द्वारा एक सामाजिक और आर्थिक विद्रोह है। यह तीसरा, यह उपयुक्त नाम के अभाव में एक जातीय विद्रोह कहा जाता है। एक दृढ़ निश्चय है कि एशिया के भाग का निर्माण एशियनों के द्वारा किया गया, यूरोपियन के द्वारा नहीं। पूर्व में नवीन राष्ट्र स्वयं में साध्य होंगे, पश्चात राष्ट्र के साधन नहीं। (1947) के प्रथम एशियन संबंध सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उदार व्यक्त करते हुए कहा था कि एक परिवर्तन हो रहा है। एशिया अपने आप में उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान रहा है। अर्नाल्ड टायनवी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार के शब्दों में अतंगता एशिया की सभ्यता हमारे पश्चात जीवन पर उसने कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालेगी। इतना प्रभाव कि सोवियत रूस अपने साम्यवाद के द्वारा हमारी सभ्यता पर डाल सकता है। एशिया का जागरण 20वीं शताब्दी के
सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह विश्व के उपनिवेशवाद के समान सामान्य पतन का बोधक है। यह साम्राज्यवाद और रंगभेद के सभी रूपों को खुली चुनौती है। यह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का हवा है। यह दरिद्रता, अनभिज्ञता, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान है और आगे चलकर एशिया टकराव का वास्तविक केंद्र बना। आज एशिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय किसी न किसी समस्या से उलझा हुआ है। जैसे चीन सोवियत संघर्ष, भारत चीन सीमा विवाद, भारत पाकिस्तान विवाद, अरब इजराइल संघर्ष और इराक ईरान युद्ध, अफगान संकट, श्रीलंका में तमिल प्रवासियों की समस्या। एशिया का उदय एवं पुनरुत्थान। अस्थिरता, शांति और अनिश्चितता के बावजूद अफ्रीका में क्रांति की भावना प्रबल है। अफ्रीका के उदय ने जहां एक और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का कड़ा प्रहार किया, वहीं दूसरी ओर यूएसए और राष्ट्रमंडल जैसे संगठनों का कायाकल्प करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज स्वतंत्र अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र संघ में संगठित एलबी के रूप में कार्य करते हैं और एशिया राष्ट्रों के साथ मिलकर प्रभावकारी शक्ति बन गए। यूएसए के महासचिव ने 1955 में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में जो बात कही थी वह आज भी उतनी सत्य है। उन्होंने अपने शब्दों में यह स्पष्ट कहा था कि अगले 10 वर्षों में विश्व की शांति एवं स्थिरता अफ्रीका में होने वाले विकासों से उसके लोगों के राष्ट्रीय जागरण से, जातीय संबंध की स्थिति से तथा उसके पद्धति से जिसे अफ्रीका के लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति कोशिश विश्व को सहायता प्राप्त होगी और अत्यधिक प्रभावी होगी। और महाशक्तियों की अभिरुचि अफ्रीका में बढ़ गई और अफ्रीका राज्यों में संख्या इतनी अधिक है कि उसे आपसी विवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाते हैं। उदाहरण स्वरूप कांगो समस्या, नाइजीरिया गृहयुद्ध, एंग्लो समस्या, दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरो लोगों का संघर्ष, रेडिसिया समस्या, इथियोपिया सोमालिया विवाह के कारण अफ्रीकी महाद्वीप संघर्ष स्थल बन गया और विश्व राजनीति को आलोड़ित करने लगा, यानी प्रभावित करने लगा। उसके बाद आणविक शस्त्रों का विस्तार, आतंक का युग। अगस्त 1945 में आरंभ में अमेरिका के पास केवल 2 परमाणु बम थे और हिरोशिमा तथा नागासाकी पे उसने उपयोग के साथ ही अमेरिका का परमाणु बम का भंडार खाली हो गया। बहरहाल 4 वर्षों तक परमाणु बम की जानकारी और भंडार में क्षेत्र में अमेरिका का एकाधिकार रहा, लेकिन 29 अगस्त 1949 को एक अधिकार समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपना पहला सफल परमाणु बम परीक्षण किया। इस तरह परमाणु शस्त्रों की होड़ और दौड़ तथा प्रतियोगिता चल पड़ी। मार्च 1950 में अमेरिका ने और नवंबर 1952 में सोवियत संघ ने अपने प्रथम हाइड्रोजन शक्ति परीक्षण किया। 1954 से 55 में दोनों ने हाइड्रोजन बम बना लिया। इन दोनों के अतिरिक्त 1991 में ब्रिटेन, 1960 में फ्रांस 1946 में चीन भी 1946 में परमाणु बम शस्त्रों की दौड़ में शामिल हुआ। तब 1947 में भारत ने पोखरण में आणविक विस्फोट कर दिया, परंतु अक्टूबर 1956 में सोवियत
स्पुतनिक सफल परीक्षण के बाद अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र के युग का आरंभ हुआ। अब प्रक्षेपास्त्र के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, और वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे और हम इसका निष्कर्ष जानेंगे। संक्षेप में द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनेक नवीन प्रवृत्तियों, घटनाओं तथा इन विकास के लिए बहुचर्चित है। शीत युद्ध, गुटीय विश्व राजनीतिक, वैचारिक संघर्ष, गुट निरपेक्षता आंदोलन का उदय, एशिया और अफ्रीका का नवजागरण, तृतीय दुनिया में राष्ट्रों की बढ़ती हुई संख्या आदि ऐसे विकास हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ। अब विश्व राजनीतिक का केंद्र बिंदु यूरोप न होकर एशिया और अफ्रीका बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई।